हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल आरके बीए क्लासेस में। जैसा कि हम बीएचयू के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो उसी का पहला सिलेबस मैंने आपको बीएसएच 112 दे दिया है। आज जो हम आपको देने वाले हैं, आपका हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, वो है बीएसएच 111। ठीक है, इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर जैसे हम उस हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, फिर इस हिस्ट्री के भी एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी 2 हिस्ट्री है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक है बीएसएच 111, एक है बीएसएच 112। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने सिलेबस पे चलते हैं और देखते हैं कि बीएसएच 111 में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले देख लीजिए इस पेपर का नाम क्या है। तो पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टिल द मौर्यन पीरियड। ठीक है, मौर्यन पीरियड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, वो भी तब से जब मौर्यन पीरियड चल रहा था उस टाइम से उस टाइम तक पढ़ना है, मौर्यन पीरियड तक पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। इसका पेपर कोड क्या है आपका? बीएसएच 111। ये बीएचयू का सिलेबस है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना कि अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो हम बीएचयू के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और ये बीएचयू का जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर के टॉपिक हम पढ़ेंगे इस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद। तो देखो पहले यूनिट में जो है, इसमें भी आपका 5 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। तो पहला यूनिट जो है आपका वो है स्रोत। अब स्रोत में आपको पता होगा कि सोर्सेज में हम क्या पढ़ते हैं, स्रोत में हम क्या पढ़ते हैं। 3 तरीके की सोर्सेज है आपकी। ठीक है, एक आपका साहित्यिक स्रोत है, चलिए मैं ऐसे नहीं ऐसे लिख देती हूँ। पहला आपका जो है पुरातात्विक है, जो सबसे ज्यादा सही मानी जाती है, पुरातात्विक। ठीक है, दूसरा आपका है साहित्यिक, जो इससे कुछ सही मानी जाती है सोर्सेस के मामले में। और लास्ट आपका है विदेशी विवरण। ठीक है, विदेशी विवरण। इन सब के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो, चाहे वो लिटरेसी सोर्स हो, चाहे वो फॉरेन आर्टिकल्स हो। इन तीनों को पढ़ना तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, वेद है, पुराण है हमारे, इन सब के बारे में, काव्य, महाकाव्य, ये जो जितनी चीजें हैं, या फिर जो भी आपके पुरातात्विक लेख हुए हों, या फिर आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो भी आपकी वस्तुएं मिली हो, मोहनजोदाड़ो मिला हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन मिला हो, इन सब के बारे में हमें बात करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। क्योंकि जब हम सोर्सेस को नहीं जानेंगे कि हिस्ट्री का उद्भव हो कहाँ से रहा है, तब तक हम हिस्ट्री को समझ नहीं सकते। इसलिए हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्ट्री के सोर्स के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब आपके प्राचीन इतिहास की बात होती है तो पहले टॉपिक पे आपके सोर्स को ही पढ़ाया जाता है और सोर्स को ही पढ़ा जाता है। समझ आ गया आपको? उसके बाद आपका प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल में हम तीनों पढ़ेंगे। एक आपका पुरापाषाण काल, ठीक, ये पढ़ेंगे। फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। आप अगर देखेंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में इसके वीडियो पड़े हुए हैं। मैंने इंडियन हिस्ट्री जो स्टार्ट की है उसमें इसके, ये मैंने आपका ये पहला टॉपिक और ये टॉपिक कवर कर लिया है। इसकी आपको मेरे चैनल पे जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। बस यहीं से मैं पढ़ाने वाली थी उसमें। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। हमें हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उसका पतन क्यों हुआ, और विरासत में मीन्स उसकी खोज के बाद जो हमें मिली है अवशेष, जो चीजें मिली हैं उनके बारे में। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। इतना ही हमें हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीपली हड़प्पा सिविलाइजेशन को भी नहीं पढ़ना है। फिर हम आ जाएंगे अपने सेकेंड यूनिट पे। किस पे आ जाएंगे? अपने सेकेंड यूनिट पे। तो सेकेंड यूनिट पे वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ना है। तो वैदिक काल की प्रकृति कैसी रही है, सामाजिक, आर्थिक
और धार्मिक जीवन कैसा रहा है वैदिक पीरियड में लोगों का, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। ठीक है, अपने सेकेंड यूनिट में महाकाव्य में जो आपके हैं महाकाव्य पढ़ना है। पुनर्निर्माण के स्रोत के रूप में रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत पुनर्निर्माण के लिए कैसे उत्तरदायित्व रहा है वैदिक काल में, इसके बारे में भी हम अपने सिलेबस में देख रहे हैं, लिखा हुआ है। इसके बारे में भी हमें अपने बात करनी होगी आगे के टॉपिक में। फिर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक काल के बाद के जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, वैदिक काल के बाद जो धार्मिक आंदोलन हुए, चाहे वो आपके जैन धर्म में हुए हों या बौद्ध धर्म में हुए हों, उनका उदय कैसे हुआ है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का कैसे उदय हुआ, क्या विशेषताएं रही हैं, उसमें किस प्रकार की मठ व्यवस्था रही है, इसके बारे में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास में बात करेंगे हम कि वैदिक पीरियड से पहले जो भी जैन धर्म बौद्ध धर्म में उत्पत्ति हुई, प्रगति हुई या विशेषताएं हुई या मठ व्यवस्था थी, जो भी थी वैदिक पीरियड के पहले, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद विदेशी आक्रमण, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये आपका, विदेशी आक्रमण। विदेशियों ने जब भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण किया था तो फ्रांस से एक आक्रमणकारी आपका आया था विदेश से भारत पे आक्रमण करने। डरायस नाम का एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी था या फ्रांसीसी राजा था, वो भारत पे आक्रमण किया था। पर उसने जितनी भी नीतियों को अपनाया, आया तो वो व्यापार करने के इरादे से था, ये इरादा नहीं था उसका, ये केवल उसकी एक तरीके की आप कह सकते हैं साजिश थी। वो दिखाना चाहता था कि हम यहाँ पे संबंध बना के व्यापार करना चाहते हैं इंडिया के साथ मिलके, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो इंडिया पे राज करने आया था, बट उसके इरादों को फेल करने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है पुरुषोत्तम राजा थे एक, उनका। तो डरायस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिकंदर। डरायस के बाद हम बात करेंगे सिकंदर के ऊपर। अब सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं, अलेक्जेंडर को बाद में जब ये बहुत ही यूनानी राजा है, ये आपका फिलिप तृतीय का पुत्र है। ठीक है, और इसको इतनी ज्यादा ये विजय हासिल करता है यूनानी क्षेत्रों पे, मैसेडोनिया से लेकर के फिर फारस पे आता है, इतने बड़े राज्य पे विजय प्राप्त करता है। इसलिए इसको जो है, तो इसकी जो नीति थी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सफलताकारी थी, इसलिए इसको जो है सिकंदर का नाम दे दिया गया था कि ये सिकंदर है, ये बहुत बड़े, मतलब ये सब पे विजय प्राप्त करेगा। लेकिन जब इसने अपना कदम भारत की तरफ बढ़ाया है, भारत पे आया है, तो भारत में इसने विजय हासिल नहीं कर पाया है। और इसके क्या प्रभाव पड़े जब इसने भारत पे आक्रमण किया, तो क्या प्रभाव पड़े सिकंदर के आक्रमण का भारत पे और उसके गणराज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मगध के बारे में हम बात करेंगे, मगध का उदय कैसे हो रहा है, उसका पतन, उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है मगध की, मगध के ऊपर भी हम पूरी बात करेंगे, क्योंकि मगध से ही हमारे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये सारे जो हैं ये जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम प्रारंभिक राजवंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंदक वन के बारे में बात करेंगे। फिर मौर्य शासन पे हम आ जाएंगे, जैसा कि इसमें लिखा है द मौर्यन पीरियड तक हमको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री को। तो उसका उद्भव के समय, जब मौर्यन पीरियड का उद्भव हो रहा था, तो उत्तर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। जब मौर्यन पीरियड मतलब कि जब नंद वंश का समापन हो रहा है, चंद्रगुप्त द्वारा मगध पे आक्रमण हो रहा है और उसको राजा धनानंद को हराया जा रहा है और चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हो रहा है, जब मतलब चंद्रगुप्त उभर के आ रहे हैं सामने, तो उस टाइम पीरियड पे उत्तर भारत जो था उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, बहुत ही बुरी स्थिति थी। इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति थी, बहुत, वहां की जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। चंद्रगुप्त के बारे में जब हम बात करेंगे तो उन्होंने कौन कौन से कर को खत्म किया, कौन कौन सी नई व्यवस्था को लाया जिससे समाज में सुधार हो सके, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त के बाद जो हम बात करेंगे, चंद्रगुप्त के बाद अब हमने ये पढ़ लिया, तो फिर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त की, और चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में हम बात करेंगे।
फिर अशोक के बारे में, अशोक का क्या प्रशासन रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और अशोक की धम्म नीति के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अशोक की धम्म नीति। ये कितनी बार आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चंस के थ्रू पूछ चुका है कि अशोक की धम्म नीति का वर्णन कीजिए। अशोक की धम्म नीति के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम 5वें यूनिट पे आ जाएंगे। 5वां और आखिरी यूनिट है ये हमारा। ये क्या है? मौर्य काल के दौरान, जब मौर्य काल चल रहा है, मौर्यन पीरियड चल रहा है, तो विदेशों से भारत का संपर्क जो हो रहा है मौर्य काल के टाइम पे, मैंने बताऊंगी मैं आपको कि ये जो बिंदुसार है, चंद्रगुप्त है, अशोक है, ये लोग विदेशों से संपर्क स्थापित करेंगे। लेकिन इस संपर्क के दौरान कला पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साहित्य पर और सामाजिक जीवन पे विदेशों से जो भारत का अटैचमेंट हो रहा है, संपर्क हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है कला पर, साहित्य पर और सामाजिक जीवन पे, मौर्यन काल के टाइम पीरियड पे वहां के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा 5 यूनिट मैंने आपको बता दिया कि इन 5 यूनिट को हमें अभी डिस्कस करना है टॉपिक के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपके एग्जाम की तैयारी जल्दी से जल्दी हो जाए। यही मेरा मोटिव है कि बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आता है तो उसे, अगर वो साइंस ग्रुप का है या मैथ ग्रुप का है, तो उसे कुछ ज़्यादा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्लासेस जो है थोड़ी लेट से स्टार्ट होती हैं और टीचर्स पढ़ाते तो हैं, बट कॉलेज की पढ़ाई आप समझ सकते हैं किस तरीके की होती है, सेल्फ स्टडी होती है कॉलेज की पढ़ाई। तो सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं मेरी ये वीडियोस, मेरा ये सिलेबस और आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बताइए कमेंट्स करके कि मैम आप मैम आप किस तरह से पढ़ाइए या क्या टॉपिक आपको चाहिए। पीडीएफ के लिए अभी तक कोई जुड़ा नहीं है तो पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी हमें कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।